हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हम बात करते हैं ब्रिटिश रूल का ओरिजिन किस तरह से हुआ। द बैटल ऑफ प्लासी 1757 laid the foundation of British Empire in India. The control of the Indian economy came in the hands of the East India Company. प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था और इस युद्ध ने ब्रिटिश एम्पायर की फाउंडेशन को रख दिया था और इंडिया का कंट्रोल प्लासी युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ गया था। तो ब्रिटिश रूल का ओरिजिन हुआ प्लासी वॉर के बाद, जो कि 1757 में लड़ा गया था। रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 द रूल वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में इंडिया का जो कंट्रोल चला गया था वो 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से ट्रांसफ़र होकर ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। ब्रिटेन की महारानी जो थी उनके पास ये रूल चला गया। द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल continued for nearly 200 years till India gained independence on August 15, 1947। और लगभग 200 साल तक ब्रिटिशर्स ने इंडियन इकोनॉमी पर अपना संपूर्ण अधिकार रखा। 1757 में लगभग इंडिया की बागडोर है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों चली गई थी। 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से इंडिया की बागडोर लेकर ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने हाथों में इंडिया की बागडोर ले चुकी थी। यानी कि 100 साल तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे देश पर राज किया और 90 साल तक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हम पर राज किया। लगभग 190 साल तक हम पूर्ण रूप से गुलाम रहे ब्रिटिशर्स के। इसके बाद में है बेसिक पर्पज ऑफ ब्रिटिश रूल। जो ब्रिटिश रूल हमारे यहाँ लगभग 200 साल 190 साल चला, उसका बेसिक पर्पज क्या था। द मेन पर्पज ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वॉज टू यूज़ इंडियन इकोनॉमी एज फीडर इकोनॉमी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी। जो मेन पर्पज था ब्रिटिश रूल का इंडिया पर, उसका मेन पर्पज यही था कि उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को फीडर इकोनॉमी बना दिया। यानी कि इंडिया ब्रिटिश के जो इंडस्ट्रीज़ थे उनके लिए रॉ मटेरियल को सप्लाई करने वाला एक देश बन गया, एक फीडर कंट्री बन गया ब्रिटेन के लिए। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल टेम्पर्ड द इंडियन इकोनॉमी वेरी बैडली। और जो ब्रिटिश रूल था उसने इंडियन इकोनॉमी को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया। दे एक्सप्लॉइटेड इंडियाज़ नेचुरल एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर द ग्लोरी ऑफ देयर ऑन कंट्री। ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्री के डेवलपमेंट के लिए हमारे कंट्री का बहुत नेचुरल वे से भी और ह्यूमन रिसोर्सेज से भी एक्सप्लॉइटेशन किया। फाइनली आफ्टर 200 years of British rule, India gained independence from them on 15th August 1947। और लास्ट में 200 साल की गुलामी के बाद, पूर्णतः गुलामी के बाद, हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए। तो ये था ब्रिटिश रूल का ओरिजिन और कितने टाइम के लिए उन्होंने हमें अपना कॉलोनियन बनाए रखा। उनका जो हमें गुलाम बनाने का उद्देश्य था वो ये था कि वो इंडियन इकोनॉमी को एक फीडर इकोनॉमी बनाना चाहते थे, जिसमें वो बहुत हद तक सक्सेसफुल भी रहे। उसके बाद में आता है नया हेडिंग है, नया क्वेश्चन है, कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के अंडर इंडियन इकोनॉमी का किस तरह से शोषण हुआ, किस तरह से एक्सप्लॉइटेशन हुआ। इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल वाज सब्जेक्टेड टू colonial exploitation. It implied a targeted exploitation of all the sectors of the
इकोनॉमी बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टारगेटेड एक्सप्लॉयटेशन किया हमारी इकोनॉमी के हर सेक्टर का। दिस इज़ हाउ इट हैपन्ड। किस तरह से किया? नंबर 1 में है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर। एग्रीकल्चरल सेक्टर को उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर को किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन किया, पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर वाज एक्सप्लॉयटेड थ्रू जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू। एग्रीकल्चर सेक्टर का एक्सप्लॉयटेशन हुआ जमींदारी सिस्टम के थ्रू। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हाईलाइट्स हाउ दिस सिस्टम लेड टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर। कुछ पॉइंट्स हैं जो ये शो करते हैं कि जमींदारी सिस्टम ने किस तरह से हमारे प्राइमरी सेक्टर को, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को एक्सप्लॉयट किया। जमींदार्स वर डिक्लेयर्ड एज ओनर ऑफ द सॉइल। ब्रिटिश रूल के अंडर जमींदार्स बनाए जाते थे जो ज़मीन के मालिक डिक्लेयर कर दिए जाते थे। दे वर टू पे ए फिक्स्ड सम ऑफ द गवर्नमेंट। ये ज़मींदार गवर्नमेंट को एक फिक्स अमाउंट पे करते थे ईयरली बाय वे ऑफ लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू के रूप में एक फिक्स अमाउंट पे करते थे। एंड वर फ्री टू एक्सट्रैक्ट एज मच एज दे विस्ड। जबकि ये ज़मींदार किसानों से कितना भी रेंट लेने के लिए फ्री होते थे। या ये ज़मींदार ब्रिटिशर्स को तो एक फ़िक्स अमाउंट डिपॉजिट करवाते थे, लेकिन ये फार्मर्स से कितना रेंट लेते थे ये इनकी मर्जी पर डिपेंड करता था। तो ज़मींदार क्या करते थे, अपने प्रॉफिट के लिए ये फार्मर्स से ज़्यादा रेंट लेते थे, ब्रिटिशर्स को कम देते थे। तो जो इंडियन फार्मर था वो बहुत बुरी दशा में था उस टाइम पर। उसका जो भी प्रोडक्शन होता था उसका मैक्सिमम पार्ट ज़मींदार ले जाते थे रेंट के रूप में, और फार्मर के पास, एक्चुअल फार्मर के पास, एक्चुअल टिलर के पास मुश्किल से गुजारे लायक ही प्रोडक्शन बचता था। दूसरा था द टिलर्स ऑफ द सॉइल गॉट बेयर मिनिमम फॉर सर्वाइवल। जो भी प्रोडक्शन होता था एक्चुअल किसान जो थे, टिलर्स जो थे, उनको बहुत कम मिलता था। दे वर लेफ्ट विद नो सरप्लस फॉर इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। उनके पास प्रोडक्शन का सिर्फ उतना ही हिस्सा बचता था जिससे वो मुश्किल से अपना गुजारा कर सकें। इसलिए एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाया। जो एग्रीकल्चर में ना तो इरिगेशन फैसिलिटीज़ हो पाई, ना किसी और तरह का, एग्रीकल्चर में किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, क्योंकि ज़मींदार इन्वेस्टमेंट करते नहीं थे और फार्मर्स के पास पैसा बचता नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन का एक बड़ा हिस्सा रेंट के रूप में ज़मींदारों द्वारा ले लिया जाता था। द जमींदार्स स्पेंड देयर रेवेन्यू इनकम ऑन द लग्जरीज ऑफ लाइफ। जो ज़मींदार थे रेंट के रूप में जो वो इनकम होती थी उससे वो अपनी लग्जरी लाइफ को जीते थे। लिटिल और नो इन्वेस्टमेंट वॉज मेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। और इन ज़मींदारों ने एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया। तो इस तरह से हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर है वो ज़मींदारी सिस्टम के थ्रू एक्सप्लॉइट हुआ। दूसरा है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर का एक्सप्लॉयटेशन कैसे हुआ? प्रायर टू द ब्रिटिश रूल से पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया वॉज वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट। इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री थी वो पूरे वर्ल्ड में फेमस थी ब्रिटिश रूल से पहले। इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स enjoyed a worldwide reputation for their variety and quality। इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स हैं वो, उनकी बहुत अच्छी रेपुटेशन थी पूरे वर्ल्ड में उनकी वैरायटी और क्वालिटी के लिए। बट दीज वर डिस्ट्रॉयड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 2 ways। लेकिन इस रेपुटेशन को ब्रिटिशर्स ने 2 तरीके से डिस्ट्रॉय किया। पहला क्या था? फॉरेन डिमांड फॉर द इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द वे ऑफ हैवी ड्यूटी ऑन देयर एक्सपोर्ट्स। पहला तो ये किया कि अगर इंडियंस अब एक्सपोर्ट करते हैं तो उन पर हैवी ड्यूटी लगाई गई, हैवी टैक्स लगाया गया, जिससे इंडियंस प्रोडक्ट्स जो हैंडीक्राफ्ट्स प्रोडक्ट्स थे उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और बहुत ज़्यादा प्राइसेस बढ़ने के कारण वर्ल्ड मार्केट में इनकी डिमांड लगातार कम होती चली गई। दूसरा, डोमेस्टिक डिमांड फॉर द इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वर डिस्ट्रॉयड बाय द वे ऑफ ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑफ द ब्रिटिश गुड इन द इंडियन मार्केट। और दूसरा तरीका ब्रिटिशर्स ने ये अपनाया कि जो इम्पोर्ट होता था इंडिया में ब्रिटेन से,
उस इंपोर्ट को ड्यूटी फ्री रखा गया, टैक्स फ्री रखा गया। जब उस पर कोई टैक्स नहीं लगा तो वो कमोडिटीज़ इंडियन मार्केट में सस्ती आई। हमारे प्रोडक्ट्स महंगे हो रहे थे, उनके प्रोडक्ट्स सस्ते हो रहे थे। लोगों ने हमारे प्रोडक्ट्स को ख़रीदना बंद कर दिया और मशीन मेड गुड्स जो ब्रिटेन से आती थी इंपोर्ट होकर, उनको ख़रीदना स्टार्ट कर दिया। इस तरह से उन्होंने हमारे हैंडीक्राफ्ट्स को तो बर्बाद कर दिया और अपने जो इंडस्ट्रीज़ थी उनको वो डेवलप करते चले गए। इस तरह से इंडिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर बर्बाद कर दिया गया कॉलोनियल पीरियड के दौरान, ब्रिटिश पीरियड के दौरान। उसके बाद में है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड को भी इन्होंने एक्सप्लॉयट किया। किस तरह से? इंडियाज़ इंटरनेशनल ट्रेड वाज एक्सप्लॉयटेड थ्रू डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। एक विभेदात्मक, जिसमें विभिन्नता हो, ऐसी टैरिफ पॉलिसी अपनाई गई जिससे इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड है वो प्रभावित हुआ। किस तरह से? ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन रॉ मटेरियल टू फुलफिल द इंडस्ट्रियल नीड इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में जो हमारा रॉ मटेरियल जाता था उसको ड्यूटी फ्री रखा गया, यानी कि जो एक्सपोर्ट हम करते थे रॉ मटेरियल का उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। इसलिए ब्रिटेन को वो रॉ मटेरियल बहुत सस्ते में मिल जाता था। उस रॉ मटेरियल की हेल्प से वो गुड्स तैयार करते जिनकी कॉस्ट कम होती, फिर उन गुड्स को वो इंडियन मार्केट में ही सप्लाई करते। जब इंपोर्ट करते तो वहाँ पर भी टैक्स नहीं होता था, तो वो गुड्स सस्ती आती अपने यहाँ। तो उस कंडीशन में इंडियन मार्केट्स की जो डिमांड थी वो गिरती चली गई। इंडियन प्रोड्यूसर्स के जो प्रोडक्ट्स थे उनकी डिमांड है वो गिरती चली गई। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स टू एक्सपेंड डिमांड फॉर द ब्रिटिश गुड इन द इंडियन मार्केट। और ब्रिटिश गुड की डिमांड है वो इंडियन मार्केट में बढ़ती चली गई। इट वॉज ओविंग टू डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी दैट इंडिया बिकम्स इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। और ये डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी का ही प्रभाव था कि इंडिया फिनिश गुड्स का तो इम्पोर्टर बन गया और रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बन गया। अगर हम फीचर्स की बात करें इंडियन इकोनॉमी की ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो इंडियन इकोनॉमी की फीचर क्या थी? पहली फीचर थी पुअर एंड स्टैग्नेंट इकोनॉमी। इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमारी इकोनॉमी है वो पुअर भी थी और स्टैग्नेंट भी थी। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वॉज ए स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी इज वन विच ग्रो एट ए वेरी लो रेट। एक स्टैग्नेंट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जो बहुत लो रेट से ग्रो करती है, बहुत लो रेट से डेवलप होती है। अकॉर्डिंग टू लेट एम मुखर्जी, एक इकोनॉमिस्ट हुए हैं, इनके अकॉर्डिंग द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ रियल पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग 1925 टू 1950 वाज ओनली 0.1%। यानी कि 1925 से लेकर 1950 तक जो पर कैपिटा इनकम थी उसमें इंक्रीमेंट हुआ था 0.1% का, मात्र 0.1% का। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इंडियन इकोनॉमी कितनी ज़्यादा अनडेवलप्ड थी। द इंडियंस वर नॉट ओनली पुअर, जो इंडियंस थे वो ना सिर्फ गरीब थे बट पुअर अमंग द पुअरेस्ट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, बल्कि गरीबों के भी बहुत बड़े गरीब थे इंडियंस। यानी कि हमारे यहाँ गरीबी है वो चारों तरफ से फैली हुई थी। दूसरी फीचर थी बैकवर्ड इकोनॉमी। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वॉज ए बैकवर्ड और एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। ये क्या होती है? इन ए बैकवर्ड इकोनॉमी द लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम इज कॉन्सिक्वेंटली द लिविंग स्टैंडर्ड्स आर वेरी लो। और जो लेवल था पर कैपिटा इनकम का वो इतना कम था कि जिसके कारण लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी बहुत कम था। 1947-48 की बात करें हम तो पर कैपिटा इनकम इंडिया में था ₹230। अगर कंपेयर करें हम वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज़ के खिलाफ तो यूएसए में इस टाइम पर ये इनकम थी 6,900, हमारी थी सिर्फ 230। अगर हम बात करें यूके की तो यूके की जो पर कैपिटा इनकम थी वो 2,700 थी। यानी कि हम इनसे लगभग 30 गुना कम थे, तो इनसे लगभग हम 12 गुना कम थे। तो इस तरह से हमारी इकोनॉमी है वो बैकवर्ड इकोनॉमी थी। इसके अलावा एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस था हमारी इकोनॉमी में, और एग्रीकल्चर वाज इन ए स्टेट ऑफ बैकवर्डनेस एट द टाइम ऑफ
independence. Its growth and productivity were adversely affected by the population pressure and new land tenure system. और साथ साथ इसकी जो प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ था वो हमारी पॉपुलेशन प्रेशर से भी अफेक्ट हुआ। इसके साथ साथ जो लैंड रिवेन्यू सिस्टम था, लैंड टेन्योर सिस्टम था, ज़मींदारी जो सिस्टम था, उससे भी हमारा एग्रीकल्चर है वो बैकवर्ड जाता गया। अबाउट 72% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन वाज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। लगभग हमारी पॉपुलेशन का 72% हिस्सा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में लगा हुआ था, जबकि ये 72% पॉपुलेशन है वर्किंग पॉपुलेशन का, ये सिर्फ 51% कंट्रीब्यूट करता था जीडीपी नेशनल इनकम में। इसके बाद में है इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। एज ए रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज आवर इंडस्ट्री वॉज इन ए नेग्लेक्टेड स्टेट। ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ के कारण हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो लगभग नेगलेक्ट किया जा चुका था, क्योंकि अगर हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप होता तो ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज़ में जो फिनिश गुड्स रेडी होती थी उनके लिए मार्केट नहीं बच पाता था। तो ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप ही नहीं होने दिया। इसलिए डेवलप नहीं होने दिया कि ब्रिटेन की इंडस्ट्री में जो गुड्स बन रही हैं, अगर इंडिया में इंडस्ट्री डेवलप हो जाएगी तो उनकी मार्केट ख़त्म हो जाती। इसलिए हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर को लगभग नेगलेक्ट कर दिया गया था। पांचवा पॉइंट है रैम्पंट पॉवर्टी। चारों तरफ है वो गरीबी फैली हुई थी, लोगों के पास 2 टाइम का खाना भी नहीं होता था। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे उस टाइम पर बड़ा ही पुअर था। रोड, रेलवे, कम्युनिकेशंस, हेल्थ, एजुकेशन, इन फैसिलिटीज़ का बहुत भारी अभाव था। उसके बाद में है डिप्लेटेड और डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज ए डिप्लेटेड इकोनॉमी। डिप्लेटेड इकोनॉमी क्या होता है? डिप्लेटेड इकोनॉमी रेफर्स टू एन इकोनॉमी वेयर नो अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड टू रिप्लेस द फिजिकल एसेट्स। डेप्रिशिएटेड ड्यू टू एक्सेसिव यूज़। एक्सेसिव यूज़ के कारण जो कैपिटल, जो एसेट्स डेप्रिशिएट हो जाती थी उनमें कोई बदलाव नहीं किया जाता था। ख़राब हो जाती थी तो सही नहीं होती थी, पुरानी हो जाती थी तो मॉडर्न मशीनें नहीं लाई जाती थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ जो थोड़ी बहुत थी, इन्होंने ब्रिटेन के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो भी ब्रिटेन के सोल्जर्स को, ब्रिटेन की इकोनॉमी को ज़रूरतें थी वो यहाँ पर इंडियन इंडस्ट्रीज़ में पूरी हुई। लेकिन जब इंडियन इंडस्ट्रीज़ में वो ज़रूरतें पूरी हुई, वो गुड्स बनाई गई तो जो मशीनें डेप्रिशिएट हुई ब्रिटिशर्स के द्वारा, ना वो सही करवाई गई ना वो रिप्लेस करवाई गई। तो हमारी इकोनॉमी थी वो डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी थी। जो भी टेक्निक थी हमारे पास वो पूरी तरह से घिस चुकी थी, वो आउट ऑफ डेट हो चुकी थी। इसके बाद में है डिपेंडेंट इकोनॉमी। बिफोर द स्टार्ट ऑफ ब्रिटिश रूल के स्टार्ट होने से पहले इंडिया वाज ए सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी है वो सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी थी। इट्स विलेजेस वर आइसोलेटेड, इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ सफिशिएंट यूनिट्स। हमारे जो गांव थे वो आइसोलेटेड थे, इंडिपेंडेंट थे और सेल्फ सफिशिएंट थे। बट वेरियस पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश रूलर्स led to be decay of handicrafts resulting in heavy pressure of population on land। लेकिन हैंडीक्राफ्ट्स के डिके के बाद, पतन के बाद जो पॉपुलेशन है उनका सारा का सारा रुझान है वो लैंड की ओर चला गया, एग्रीकल्चर सेक्टर की ओर चला गया। दिस लेड टू डिक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, जिससे एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी है वो कम हो गई। इसके बाद में है डिसइंटीग्रेटेड और एम्पुटेटेड इकोनॉमी। द ब्रिटिश वर्स परस्यूइंग द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। जो ब्रिटिशर्स थे वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को फॉलो करते थे। द पार्टीशन ऑफ द कंट्री वाज द आउटकम ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसी। हमारे कंट्री का जो विभाजन हुआ वो भी ब्रिटिश पॉलिसी के थ्रू ही हुआ। इंडिया गोट 77% ऑफ जोग्राफिकल एरिया। इंडिया को जो भी इंडिया का जोग्राफिकल एरिया था, जब हमारे 2 पार्ट हुए इंडिया और पाकिस्तान, उस टाइम पर हमें
इंडिया का 77% जोग्राफिकल एरिया मिला, जबकि पॉपुलेशन इंडिया की जो थी उस टाइम उसका 82% मिला। यानी कि हमें एरिया कम मिला और पॉपुलेशन ज़्यादा मिली। तो इस तरह से भी हमारी इकोनॉमी है वो डिसइंटीग्रेटेड हो गई। इसके अलावा और भी फीचर्स थी, जैसे हैवी इंडिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स। हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए ब्रिटेन या इंपोर्ट्स पर डिपेंड थे। लिमिटेड अर्बनाइजेशन हुआ था हमारे कंट्री में। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी थी ये। कॉलोनियल इकोनॉमी थी। कैपिटल फॉर्मेशन का रेट है वो बहुत कम था। और इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज थी, यानी कि प्राइसेस की बढ़ने की प्रवृत्ति इस इकोनॉमी में पाई जाती थी। तो स्टूडेंट्स, ये उस टाइम की हमारी इकोनॉमी की फीचर्स थी। आप इन फीचर्स को पढ़िए और लर्न कीजिए। मैंने आपके जो नोट्स हैं उन्हीं नोट्स के थ्रू पढ़ाना स्टार्ट किया है, तो आप इन्हीं नोट्स को पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए। थैंक यू।